Hello, guys. Good morning. Today we are starting with the most important and amazing chapter of GST, that is ITC, Input Tax Credit. We have knew about this कि ITC में basically होता क्या है. So GST से पहले there was a lot of taxes जिनमें कैस्केडिंग इफेक्ट था, डबल टैक्सेशन था. ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट उसकी वजह से जीएसटी आया. जीएसटी का मेजर पॉइंट अगर है जो अलग बनाता है उसको बाकी एक्ट से, तो वो कहीं ना कहीं आईटीसी ही है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है हमें परचेजेस पे. इसीलिए हम कहते हैं कि जीएसटी इज बेटर देन अदर टैक्सेस, क्योंकि ये टैक्स पर टैक्स नहीं लगाता है. सो बेसिकली इसमें होता क्या है. सो इफ आई टॉक अबाउट लाइक दिस कि मेरे पास बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं. लेट्स से मेरे पास काफी सारे एक्सपेंसेस हैं. इट कैन बी लीगल चार्जेस, इट कैन बी ऑडिट फीस, इट कैन बी परचेजेस. और क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं. डेप्रिसिएशन लग रहा हो, ऑल्दो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, बट आता तो पीएनडल में ही है. अगर मैं लीगल एक्सपेंस की बात करूं तो लीगल एक्सपेंस पे देयर आर ऑलवेज आरसीएम, क्योंकि एडवोकेट ने बोला कि मैं तो नहीं दूंगा टैक्स, जो करना है जाके करो, आई विल नॉट पे द टैक्स. तो इसीलिए उसको आरसीएम में कवर्ड कर दिया गया. इसीलिए इसको कहाँ कवर्ड कर दिया गया, आरसीएम में कवर्ड कर दिया गया. अगर ऑडिट फीस की बात करूं, अगर कोई एक पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, करती है अबाउट द ऑडिट, अगर वो ऑडिट की सर्विस किसी को भी प्रोवाइड करवाती है, तो उस केस में टैक्स लगेगा और वो एफसीएम में कवर होगा. इधर आरसीएम नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, एफसीएम लगेगा. और डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो ऑल दो डेप्रिसिएशन तो हमारा कैपिटल गुड्स पे ही होता है और परचेजेस भी होती है. तो अगर मैं बोलना चाहूँ इन शॉर्ट, कैन आई से कि ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं इसके ऊपर अगर मैं जीएसटी देती हूँ तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा. तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या आईटीसी के लिए एलिजिबल होंगे? बिल्कुल होंगे. मतलब अगर मैंने ऑडिट के लिए फीस दी एक पर्टिकुलर फर्म को, तो वो जीएसटी चार्ज करेगी. लेट्स से अगर 18% की जीएसटी वो मेरे से चार्ज करके ले रही है, तो उस 18% को मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती हूँ. बिल्कुल ले सकती हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस के लिए ही यूज कर रही हूँ उसको. मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती हूँ उसका. अगर मैं सेम चीज लीगल चार्जेस ले रही हूँ किसी एडवोकेट से, क्या उस केस में भी मैं ले सकती हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट? बिल्कुल, मैं उस केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती हूँ. अब डेप्रिसिएशन जो होता है ना, डेप्रिसिएशन लगता है कैपिटल गुड्स पे. इस चैप्टर में कैपिटल गुड्स की भी डेफिनेशन दे रखी है और डेप्रिसिएशन का पॉइंट भी दे रखा है, दैट वील अंडरस्टैंड लेटर. ठीक है. सो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है. आईटीसी एक तरीके से एक बोल सकते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर दिया हुआ, मैंने जितना भी दिया है कुछ भी, वो मैं आईटीसी से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर उसको यूज कर सकती हूँ. कूल. लेट्स स्टार्ट. तो ये तो सिर्फ एक ब्रीफ था कि आईटीसी बेसिकली है क्या और किस तरीके से चीजें होती हैं. अच्छा, एक अगर एग्जांपल लेकर हम इसको समझे, तो फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन हुज नेम वाज राम. राम, look, you have to understand this, a same person can be a supplier और वही सेम पर्सन रेसिपिएंट भी हो सकता है. तभी तो वो आईटीसी लेगा ना. अगर मैंने सिर्फ रिसीव किया है, मैंने जाकर डी मार्ट से कोई चीज परचेज कर ली, तो डी मार्ट से मैंने कोई चीज परचेज करी है, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, कैन आई क्लेम आईटीसी? द आंसर इज नो. मैं थोड़ी आईटीसी ले सकती हूँ. तो आईटीसी कौन ले सकता है? सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही ले सकता है. तो सेम पर्सन सप्लायर हो सकता है, सेम पर्सन रेसिपिएंट भी हो सकता है. लेट्स से इस राम ने 4 लाख के गुड्स जो थे वो सेल करे, और वो एट द रेट 18% के जीएसटी रेट पर उसने सेल करे, और उसने परचेज भी करे थे यही गुड्स फॉर द वर्थ 3,60,000. उस पे भी उसने 18% जीएसटी दिया था. इसमें लिया था, इसमें दिया था. तो 4 लाख का 18% जो भी आया उसमें से लेस कर कर जो उसने पे किया, बचा हुआ वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा. ठीक है. चलिए अब सेक्शन वाइज स्टार्ट करते हैं कि आईटीसी चैप्टर में सेक्शन क्या कहते हैं. सो वी है सेक्शन नंबर 16 से लेकर 21 तक, और उसमें बीच में कुछ रूल्स भी हैं. सेक्शन के साथ साथ वी हैव रूल्स ऑल्सो. ओके. तो
So starting with section number 16, starting with section number 16, 1. सेक्शन नंबर 16(1) क्या बोलता है? ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम आईटीसी एंड सेकंड इनपुट शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। दो चीजें हैं इसमें, क्या है? खाली टीपी आरपी रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो ले सकता है जीएसटी, रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा कोई जीएसटी नहीं ले सकता। सेम मैंने बताया था, अगर डीमार्ट में जाकर मैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करूं तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। द रीजन इज सिंपल, बिकॉज आई एम नॉट टैक्सेबल, मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। बेसिकली मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ अंडर जीएसटी एक्ट, मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है। और दूसरा, मैं कोई बिजनेस प्रोसेस में यूज नहीं कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सोप खरीद कर आई, अब मैंने सोप खरीदा तो क्या मैं सोप का बिजनेस करने वाली हूँ? द आंसर इज नो। बट इसी जगह अगर मैं वो सोप को परचेज करती एट द प्राइस ऑफ होलसेल और मैं बाद में जाकर उसको लिस्ट कर देती ऑनलाइन और उसके बाद उसको सेल करती, तो अल्टीमेटली मैं जीएसटी ले सकती थी उसका। तो 2 पॉइंट बोलता है सेक्शन नंबर 16 का क्लॉज नंबर 1, सॉरी सेक्शन नंबर 16 का सबसेक्शन 1 दो चीजें बोलता है। एक बोलता है कि ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम आईटीसी, और दूसरा बोलता है कि दैट शुड बी इन्वॉल्व इन द बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, चलो इससे पहले ना कुछ डेफिनेशन कर लेते हैं, इससे पहले कुछ डेफिनेशन कर लेते हैं जो हमारे पास है। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन है। सबसे पहले कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है। कैपिटल गुड्स आर द गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये तो हमें पता है ना कि कैपिटलाइज कर देते हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू को। अगर मैं कोई मशीनरी परचेज कर रही हूँ, कहाँ ले जाती हूँ? बैलेंस शीट में ले जाती हूँ। कोई भी मैंने और प्लांट खरीदा, कहाँ ले जाऊंगी? मशीनरी में ले जाऊंगी। दीज ऑल आर द कैपिटल गुड्स द अमाउंट ऑफ विच इज टेकन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट। अमाउंट या फिर वैल्यू बोल दो। So capital goods are the goods, the amount या फिर value of which are capitalized in the books of account. Nothing important in this. बस डेफिनेशन एक बार अगर देख सके हैं, ये तो हमें पहले से ही पता था, जो कैपिटलाइज हो जाते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट में वो होते हैं। अगला आता है हमारा इनपुट्स क्या होते हैं। सो इनपुट्स आर दोज विच आर अदर देन कैपिटल गुड्स। सिंपल सिंपल है ना ये तो। मतलब इनपुट्स में परचेज आ जाएगी, हमारी परचेज आ जाएगी ना। और इनपुट सर्विसेज क्या होता है? सारी सर्विसेज जो मैं यूज करती हूँ या फिर इंटेंडेड टू बी यूज बाय सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। या तो मैं यूज कर रही हूँ या फिर मैं आगे किसी और को प्रोवाइड करूंगी वो सर्विस। या तो मैं यूज कर रही हूँ या आगे मैं किसी और को प्रोवाइड करूंगी वो सर्विस। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कि आईटीसी क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि अलग अलग तरीके के एक्सपेंस होते हैं और उन सब पे हमको आईटीसी मिल सकता है। लेकिन सेक्शन नंबर 16 ये बोलता है कि खाली रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर सकता है आईटीसी, और दूसरा वो फर्दरेंस इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस में यूज होना चाहिए। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम कैपिटलाइज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। इनपुट्स वो होते हैं जो कि अदर देन कैपिटल गुड्स होते हैं। इनपुट सर्विस वो होती है जो कि यूज हो रही है सर्विस, या फिर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इन द बिजनेस प्रोसेस होती है अगेन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास है इनपुट टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स वो टैक्स है जो कि डिफाइंड है। डिफाइंड कहाँ है? ठीक है, सो इनपुट्स में बेसिकली क्या आएगा? इनपुट टैक्स में बेसिकली क्या आएगा? मैं बोल सकती हूँ सीजीएसटी आ जाएगा, एसजीएसटी आ जाएगा, आईजीएसटी आ जाएगा, यूटीजीएसटी आ जाएगा। ये सब आ जाएगा इनपुट टैक्स में। अब इनपुट टैक्स में क्या क्या चीजें ले सकती हूँ, क्या क्या ले लूंगी मैं इनपुट टैक्स में? एक तो मैं ले लूंगी, अगर मैंने कोई भी इनपुट यूज करे हैं, चाहे वो गुड्स के हो या सर्विसेज के हो, वो मेरा आएगा, यानी कि इनपुट्स आएंगे मेरे। लेकिन कंपोजिशन वाला नहीं आता है। वी नो दिस ना कि कंपोजिशन स्कीम में हम जब भी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वेल इन दैट पर्टिकुलर केस वी आर नॉट एलिजिबल टू टेक आईटीसी। तो उस केस में हम आईटीसी ले ही नहीं सकते हैं। तो इनपुट टैक्स अगर कंपोजिशन वाला है तो क्या वो एलिजिबल है? एलिजिबल ही नहीं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी सवाल यहाँ पर नहीं उठता है। क्या आरसीएम वाला जो टैक्स है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि जिसपे रेसिपेंट इज लायबल टू पे टैक्स, क्या वो भी आईटीसी में आ सकता है? द आंसर इज यस, वो भी आ सकता है। आरसीएम हमने सीखा था, आरसीएम के चैप्टर में सेक्शन नंबर था 9(3), बताता है कि आरसीएम के बारे में 9(4) एंड 9(5).
of CGST Act 5354 and 55 of IGST Act and section number 7374 and 75 of UTGST Act। ठीक है, तो तीनों डेफिनेशन हो गई। बाकी की डेफिनेशन हम साथ के साथ देख लेंगे। अब तक जो मतलब की चीज हमने देखी है सिर्फ एक देखी है कि खाली रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर सकता है आईटीसी और बिजनेस में ही यूज होना चाहिए वो इनपुट, तभी क्लेम कर सकता है आईटीसी। अब आते हैं सेक्शन नंबर है हमारे पास 16(2). 16(2) क्या कहता है? 16(2) बोलता है देयर आर सम कंडीशन फॉर क्लेमिंग द आईटीसी। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस बंदे के पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आईटीसी क्लेम करना चाह रहा है। क्या होना चाहिए उसके पास? टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। मतलब क्या है? तो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट बेसिकली होता क्या है? इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। टैक्स इनवॉइस आ सकता है ना? टैक्स इनवॉइस आएगा तभी तो, मतलब आप जीएसटी लॉजिक है, पूरा जीएसटी लॉजिक के साथ ही चलता है। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो डॉक्यूमेंट ही प्राइमरी एविडेंस बनेगा दैट यू रिसीव द गुड्स और उसके ऊपर जीएसटी लगा है। अब अगर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो हाउ कैन यू क्लेम आईटीसी? तो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? या तो आपके पास आ सकता है इसमें टैक्स इनवॉइस, या फिर क्या आ सकता है? सेल्फ इनवॉइस आ सकती है। सेल्फ इनवॉइस किस केस में? अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो गया, आरसीएम की सर्विस, आईजीएसटी जिसपे लग रहा है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो गई जिसमें रेसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी, और वो आपने इंपोर्ट करी है सर्विस कहाँ से? बाहर से, आउटसाइड द इंडिया। तो वेल इन दैट पर्टिकुलर केस आपको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, खुद से ही जनरेट करना पड़ेगा आपको इनवॉइस। कूल। और इसमें क्या आ सकता है? बिल ऑफ लेडिंग आ सकता है। बिल ऑफ लेडिंग आ सकता है इसमें। डेबिट नोट आ सकता है, या फिर रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस आ सकता है। इनमें से कोई भी चीज आ गई तो मैं बोलूंगी कि हाँ, उस बंदे के पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है। सिर्फ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होने से बात नहीं बनती, इसी पॉइंट में बोलता है वो कि टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी उस टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में होनी ही होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन भी उस टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में होनी ही होनी चाहिए। अब खुद लॉजिक से सोचो ना, हमने बहुत बार जीएसटी का इनवॉइस देखा हुआ है, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें जो होनी चाहिए? तो एक तो आपका अमाउंट ऑफ टैक्स हो गया। अब यही नहीं पता होगा कि कितना टैक्स लगा है तो कहाँ से आईटीसी ले लोगे? अमाउंट तो होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये क्यों होना चाहिए? आप खुद लॉजिक से सोच के देखो। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ तो फिर तो कोई भी कितना भी चार्ज करेगा, कितना भी आईटीसी ले लेगा ये बोल के कि मैंने तो वो प्रोडक्ट ही लिया था, है ना? तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू कितनी है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपका जीएसटीएन नंबर होना चाहिए, किसका? रेसिपेंट का भी और सप्लायर का भी। और पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए। इन केस अगर इंट्रा स्टेट है, इंटर है तो फिर तो, इन केस इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विद इन द स्टेट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो या ना हो। लेकिन इंटर है तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ऑल्सो, whether you are transferring the goods from the Jaipur to the Agra or you are transferring the goods from the Jaipur to the Jaipur in itself। ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, ये था 16(2) की पहली कंडीशन। अब बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। अच्छा, एक बार देखें क्या आप तक देखा क्या है। देखा, सबसे पहले स्टार्ट किया था कि आईटीसी बेसिकली होता क्या है। तो ये एक तरीके से मैं बोलूँ तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस के ऊपर हम कहीं ना कहीं जीएसटी देते हैं और सेल करते हैं, उस पर जीएसटी लेते हैं, सेट ऑफ करते हैं और जितना भी पैसे देने होते हैं गवर्नमेंट को हम दे देते हैं।
फिर हमने देखा कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, तो इनपुट कौन से होते हैं? इनपुट वो होते हैं जो कैपिटल गुड्स नहीं होते। वाह, वो तो डेफिनेशन। तो इनपुट सर्विसेज कौन सी है? जो सर्विसेज यूज हो यहाँ पे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में करी जाए। अच्छा, इनपुट टैक्स क्या होता है? जो सेक्शन नंबर 5, 9 और 7 ऑफ सी जीएसटी, आईटी जीएसटी, यूटी जीएसटी के हिसाब से दिया हुआ है आरसीएम के लिए, या फिर आपने कोई इनपुट लिया है उसके ऊपर है, या आपने अगर कंपोजिशन स्कीम में अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो सॉरी टू से बट यू कैन नॉट अवेल द सेक्शन नंबर 16(1) basically tells a registered person can only claim ITC, or it should be the goods should be input should be used in the furtherance and in the course of the business। दूसरा इन्होंने हमें बोला कि पहली कंडीशन बोलती है कि पोजेशन होना चाहिए आपके पास टैक्स इनवॉइस का। पोजेशन होना ही जरूरी नहीं है, देयर शुड बी सम एलिमेंट, सम इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द इनवॉइस एंड दैट इज। अच्छा, पहले ये बताओ पहले कि कौन कौन से होने चाहिए इनवॉइसेस के टाइप। टैक्स इनवॉइस हो सकता है, सेल्फ इनवॉइस हो सकता है, बिल ऑफ लेडिंग हो सकता है, डेबिट नोट हो सकता है, और भी कुछ चीजें हो सकती है। इन्फॉर्मेशन में आप सबसे पहले तो अमाउंट लोगे। अमाउंट लिया तो डिस्क्रिप्शन तो होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर डिस्क्रिप्शन ही नहीं हुआ तो कोई भी कितना भी चार्ज करेगा। अच्छा, जीएसटीएन होना चाहिए दोनों पार्टीज का। प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए इनकेस अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। और टोटल वैल्यू भी बता दो यार, गुड्स एंड सर्विसेज की क्या है, टोटल वैल्यू भी बता दो। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अच्छा, जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती है कि आईटीसी मिल सकता है, द आंसर इज आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिल सकता until and unless these conditions are satisfied। Cool, let's begin with the another condition। टू में ही है, हम कंडीशन नंबर 2 देख रहे हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 ये बोलती है कि रिसीव्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। न जाने कितने ऐसे लोग हैं, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इनवॉइस तो क्रिएट करते हैं बट एक्चुअल में कोई ट्रांसफर ही नहीं होता है गुड्स बिटवीन टू पार्टीज। गुड्स ट्रांसफर ही नहीं होंगे तो क्या आप जीएसटी क्लेम कर सकते हो? नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक कंडीशन बना दी, अनटिल एंड अनलेस यू रिसीव द गुड्स यू कैन नॉट क्लेम द आईटीसी। आईटीसी क्लेम करना है, पहले दिखा कि तेरे पास गुड्स आ गए हैं, तेरे पास गुड्स आ गए, जा आईटीसी क्लेम कर ले। अगर तेरे पास गुड्स नहीं आए, मैं आईटीसी क्लेम नहीं करने दूंगा। अच्छा, ये जो रिसीव्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इसमें भी वी हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला इसमें आता है बिल टू शिप टू। बिल टू शिप, अभी बिल टू शिप टू क्या होता है नाम ही बता रहा है इसका कि ये क्या है। नाम में ही इसके गुण है। कैसे? लेट्स टेक अ एग्जांपल। ये है एक बंदा और ये है एक और बंदा, ये दो बंदे हैं। चलो एक बंदी बना देते हैं। ये जो बंदा है, ये भी बंदी बना देते हैं। इस बंदी का नाम है निधि, इसका नाम है प्रिया। ठीक है, अब बिल टू शिप टू मॉडल में होगा क्या? सो बिल टू शिप टू मॉडल में देर इज वन मोर पार्टी, राजू। आम तौर पे जो डीलिंग होती है वो होती है बिटवीन निधि एंड राजू। निधि और राजू आपस में डील करते हैं। निधि खरीदती है गुड्स, निधि इज अ रेसिपेंट, और सप्लायर है राजू। राजू गुड्स दे देता है निधि को। निधि बोलती है कि मुझे इतना इतना गुड्स चाहिए, और तुरंत की तुरंत वो गुड्स वो पहुंचा दिए जाते हैं। बट एक दिन प्रिया आई निधि के पास और बोलने लगी कि मुझे 20,000 पीसेस चाहिए टी शर्ट की, और मुझे आज ही चाहिए। तो निधि बोलती है मेरे पास 20,000 तो है नहीं, बट मैंने राजू से ऑर्डर करी हुई है 20,000। तो वो बोलती है यार कुछ तो कर, तुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुझे ये आज के आज ही चाहिए। तो निधि बोलती रुक, मैं फोन करती हूँ राजू को। ये फोन मिलाती राजू को और राजू से बोलती राजू, डोंट डिलीवर द गुड्स एट माई प्लेस, जस्ट डिलीवर दीज गुड्स टू द प्रिया डायरेक्टली। मतलब गुड्स रिसीव्ड नहीं हुए निधि को, गुड्स तो प्रिया को रिसीव हो गए। निधि आई और बोली मुझे आईटीसी दे दो। तो क्या निधि को आईटीसी मिलना चाहिए? द आंसर इज यस। इस केस में निधि को आईटीसी मिलना चाहिए। ऑल दो
ऑल्दो द गुड्स आर रिसीव्ड बाय द प्रिया, लेकिन भले ही प्रिया और निधि के बीच में दूसरा इनवॉइस नंबर 2 बने और इन दोनों के बीच में, राजू के बीच में और निधि के बीच में इनवॉइस नंबर 1 बने, अगर मैं इसकी बात करूं तो निधि ने तो अपनी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करी ना, तो उसको आईटीसी मिलना चाहिए। इट जस्ट कि प्रिया को वो सेम डे पर गुड्स चाहिए थे, तो राजू को कॉल करके बोल दिया डोंट डिलीवर एट माय प्लेस बट डिलीवर एट द प्लेस ऑफ द रेसिपेंट। तो इसको क्या बोलते हैं, बिल टू शिप टू। बिल किसी और को, शिप किया किसी और को, ऐसे समझो इसको। बिल किसी और को, शिप किसी और को। बिल किसी और को, शिप किसी और को, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इसमें बिल किसको दिया, प्रिया को। बिल टू प्रिया, सॉरी, बिल टू निधि, राजू गिव बिल टू निधि बट राजू शिप टू प्रिया, सो इट इज डीम्ड दैट गुड्स आर रिसीव्ड बाय द निधि। ऐसा मान लिया जाएगा कि गुड्स किसको मिल गए हैं, गुड्स निधि को ही मिल गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ क्या रहे हैं हम, गुड्स रिसीव कर रहे हैं जिसमें बिल टू शिप टू हो गया। बिल किसी और को, शिप किसी और को, ऐसा मान लो कि तुम्हें ही गुड्स मिल गए हैं, ऐसा मान लो कि शिप भी तुम्हें ही होगा। नेक्स्ट इसमें आता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जिसको हम प्यार से OEM बोलते हैं। क्या हुआ, एक कहानी बनाते हैं फिर से। इस बार कहानी के मेन रोल जो है वो है माइटी राजू। ये है माइटी राजू। माइटी राजू ने क्या किया, माइटी राजू ने एक डीलर के साथ एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया। माइटी राजू ने एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया एक डीलर के साथ, ठीक है। इसमें क्या होगा, डीलर ने क्या किया, डिलीवरी कर दी, हैंड ओवर। ठीक है, माइटी राजू कौन है, माइटी राजू OEM है, और माइटी राजू OEM है। OEM और डिलीवर के बीच, डिलीवर, डीलर सॉरी, OEM और डीलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के चलते ये जो गुड्स थे ना वो फैक्ट्री गेट से निकल गए। फैक्ट्री गेट से निकल गए हैं 5 जून को। 5 जून को फैक्ट्री गेट से निकल गए, लेकिन डीलर के पास कब पहुंचे, 9 जून को। बताओ आईटीसी कब क्लेम कर सकते हैं। द आंसर इज दैट कि वी कैन क्लेम द आईटीसी एट द टाइम व्हेन, इन द केस ऑफ OEM टू डीलर, OEM टू डीलर, द गुड्स आर X works contract and it the goods are transferred. Basically, we can say that OEM के पास से जैसे ही गुड्स गए फैक्ट्री गेट पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसी दिन ये मान लिया जाएगा कि गुड्स पहुंच चुके हैं किसके पास, डीलर के पास। सो हैंडिंग ओवर द गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर एट दिस फैक्ट्री गेट, यानी उसने अपने फैक्ट्री गेट से भेज दिया। मैं ये मान लूंगी फैक्ट्री गेट से भेज दिया मतलब पहुंच भी गए, ठीक है। तो 2 पॉइंट बिल टू शिप टू देखा है और फैक्ट्री गेट वाला देखा है OEM। लेकिन OEM में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इट इज लाइक कि सपोज कोई गुड्स अगर लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, फ्लॉइड हो गए, गुम गए, चोरी हो गए, बर्बाद हो गए, गुम गए, चोरी हो गए, बर्बाद हो गए, या डिस्पोज ऑफ हो गए एज अ फ्री सैंपल। मेरे पास मेरी सहेली आई, मुझे उसको देखकर रहा नहीं गया और मैंने उठाकर अपने गैराज से उसको एक ब्रांड न्यू कार दे दी, और मेरा कार का एक काम है। तो डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट एज अ फ्री सैंपल दे दिया मैंने, या कुछ भी किया, देन क्या इस केस में आईटीसी मिल सकता है।
द आंसर इज नो। क्यों? सरकार बोलेगी कि तूने तो पूरी चैन ही तोड़ दी ना। अगर तू बेचता इसको आगे, यानी कि कार में अपनी फ्रेंड को ना देके बाहर किसी और को बेचती, तो उस पे जीएसटी लगता, मोटा तगड़ा। अब उस पे अगर जीएसटी लगता, तो कहीं ना कहीं मैं गवर्नमेंट को पैसे दे पाती उस केस में। मतलब सामने वाली पार्टी गवर्नमेंट को दे सकती थी पैसे। लेकिन अब तो गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा ही नहीं। गवर्नमेंट को कुछ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट को इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे साइकिल ब्रेक हो गई। अब तो कोई परचेज होने ही नहीं वाली। क्या मेरी फ्रेंड जाके गवर्नमेंट को पैसे देगी? द आंसर इज नो। वो तो बोलेगी मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, मैं क्यों दूं, मैं तो नहीं दूंगी। और अगर वो रजिस्टर होती भी तो भी फ्री सैंपल एज अ गिफ्ट उसको मिला है तो भी वो नहीं देती, है ना। वो इसीलिए लॉस्ट हो जाए, स्टोलन हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए, आईटीसी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, खत्म बात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जॉब वर्क का। तो कि एक कोई बंदा है, उसके यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है टायर, कार के टायर मैन्युफैक्चर होते हैं, और उसके लिए कुछ तो एक काम करने के लिए चीजें चाहिए होती हैं। और ये इसने किसी और से मंगाई, और उसने कहा कि मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, एक काम कर तू सीधे जाके जॉब वर्क पे ही दे दे। ये जो भी माल तेरे पास आया है जाके सीधे जॉब वर्क पे ही दे दे। तो डायरेक्ट वहां पहुंच रहा है, गुड्स वहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मैं उस पे जॉब वर्क परफॉर्म करूंगी। तो इफ गुड्स आर सेंड डायरेक्टली टू जॉब वर्क बाय सप्लायर ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिपेंट, गुड्स डीम टू रिसीव टू रेसिपेंट व्हेन गुड्स रिसीव टू जॉब वर्कर। मतलब इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है कालू, ये है आलू, और ये है चालू। कालू के यहाँ पर हो रहा है काम, और चालू करता है कालू के यहाँ काम। कालू है रेसिपेंट और आलू है सप्लायर। तो आलू ने सप्लाई किया कुछ तो एक इक्विपमेंट जो जरूरी है इनके प्रोडक्शन के लिए कालू को। बट कालू बोलता है रुक जा, मुझे मत ट्रांसफर कर, वैसे ही धंधा बहुत लेट ही से हो रहा है मेरा। एक काम कर, तू सीधे जाके चालू को ही ट्रांसफर कर देना, तू मेरे पास मत पहुंचा, जाके जॉब वर्क जहाँ काम चल रहा है वहीं पे ही पहुंचा दे। तो ये ना मान लूं कि मैंने कालू को ही मिल गया है। बस वही बोल रहा है पॉइंट। और इसका लास्ट पॉइंट बोलता है व्हेन गुड्स रिसीव्ड इन लॉट। लॉट्स 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 का मतलब क्या है? लॉट का मतलब सिंपल है। सिंपल कैसे है, देखते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे पहले फिर से। बंदे का नाम है राजू। राजू ने क्या किया, कुछ तो इनवॉइसेस जो है रेस, चलो इनवॉइसेस रेस जो है राजू के नाम पर। राजू ने कुछ इनपुट्स खरीदे हैं, इनवॉइस इस पे रेज हुआ सितंबर पे। और इसने उसी वक्त पूरे लेट से 1,18,000 इंक्लूडिंग जीएसटी दे दी। ठीक है, 1,18,000 इसने बिल्कुल अच्छे तरीके से दे दी। पर जो सप्लायर था ना, उसने बोला जैसे जैसे मेरे पास से प्रोडक्ट बनेगा मैं वैसे वैसे तुझे ट्रांसफर करता जाऊंगा, यानी मैं लॉट्स में दे रहा हूँ, मैं एक साथ डिलीवरी ना देके तेरे को टुकड़ों में डिलीवरी दूंगा। तो अनटिल एंड अनलेस द लास्ट डिलीवरी इज रिसीव बाय द रेसिपेंट, तब तक वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, अगर अक्टूबर में लास्ट इंस्टॉलमेंट उसके पास, लास्ट लॉट आया उसके पास, तो वो तभी आईटीसी लेगा, उससे पहले नहीं ले सकता। कूल। रिवाइज करते हैं। किया सबसे पहले आईटीसी का समझा, आईटीसी बेसिकली होता क्या। आईटीसी समझने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े और हमने देखा कि कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या है। जो कैपिटलाइज हो जाते हैं वो कैपिटल गुड्स हैं। इनपुट गुड्स कौन से हैं? जो कैपिटल नहीं है। इनपुट सर्विसेज कौन सी है? इनपुट सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो यूज हो रही है प्रोडक्शन में, बिजनेस में यूज कर रही हूँ या मैं यूज कर रही हूँ, कैसे भी यूज कर रही हूँ, वो इनपुट सर्विस। इनपुट क्या है? जो आरसीएम में आ गया वो इनपुट है, जो एक्सपेंसेस के लिए किया वो है। कंपोजिशन वाले तू मत लियो, तुम्हें नहीं लेने देंगे। फिर 16(1) रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन खाली क्लेम कर सकता है, और प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस में ही यूज होना चाहिए गुड। ऐसा नहीं कि तू अपने घर ले गया और बोले आईटीसी आईटीसी, नहीं मिलेगी आईटीसी। 16(2) क्या बोलता है? कुछ कंडीशन है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ कंडीशन जिनके बारे में तुम समझोगे ना, तुम बहुत ही अच्छे से पहचान पाओगे कि तुम्हें आईटीसी लेनी है नहीं। तो चलो उसके बाद हमने देखा कि इनवॉइस होनी चाहिए और इनवॉइस पे कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकंड,
रिसीव होने चाहिए गुड, जिसमें देखा बिल टू शिप टू ओईएम। बिल टू शिप टू में क्या है, बिल किसी और को, शिप किसी और को, ऐसा ही मान लो कि रेसिपेंट को ही पहुंच गए हैं गुड, शिप हो गए हैं गुड। ओईएम के केस में जैसे ही फैक्ट्री से निकल गया तो आईटीसी ले लो। जो स्टोलन हो गए, लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्पोज ऑफ हो गए, उस केस में नहीं मिल पाएगा। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। फिर हम आगे बढ़े, हमने क्या देखा, जॉब वर्क। अगर वो बोलता है कि सीधे मेरे जॉब वर्क से पहुंचा दे, तो ऐसा ही मानेंगे रेसिपेंट को मिल गए। और लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट लॉट तब तक नहीं आता जब तक आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है सप्लायर ने पे करना चाहिए टैक्स गवर्नमेंट को। सप्लायर ने क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए। इमेजिन अ सिचुएशन जहां पर मैं और एक रेसिपेंट, हम दोनों ही इन्वॉल्व थे एक ट्रांजेक्शन में, जहां पर मैं शूज बेच रही थी और उसने मेरे से शूज खरीदे। मैंने उसको एक बिल दिया और उसने शूज खरीदे थे, क्योंकि वो भी बेचता है शूज। मैंने होलसेल रेट पे बेचे, वो जाके रिटेल में बेचेगा। जब मैंने शूज बेचे, मैंने उस पर जीएसटी लगाया और उसको बिल थमाया। उसने मुझे पैसे दे दिए इंक्लूडिंग जीएसटी। लेट से उसने मुझे 1,18,000 रुपए दे दिए। मैंने क्या किया, 1 लाख तो डाल दिया वापस अपनी तिजोरी में, और 18,000 डाल दिए अपने जेब में। 18,000 कहाँ डाल दिए, अपनी जेब में डाल दिए। तो क्या इस केस में उसको आईटीसी मिल पाएगा? नहीं। क्यों नहीं मिल पाएगा? इसका अगर टेक्निकल रीजन एक्चुअल लाइफ के साथ देखें, इसीलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि जब मैंने ये 18,000 को अपनी पॉकेट में रखा ना, जब मैंने इसको अपनी पॉकेट में रखा, तो मैंने अपने जीएसटीआर 3B में इसको शो ही नहीं करा। पेमेंट ही नहीं दिखाया मैंने 3B में। क्या नहीं दिखाया मैंने? 3B में पेमेंट ही नहीं दिखाया। ठीक है, मैंने जीएसटीआर 3B में उसको शो नहीं किया है, इसका मतलब छोटी चीज तो मैंने करी नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा बड़ी चीज कर दी है। तो इस केस में क्या मुझे पेनल्टी नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब भी जीएसटीआर 3B हम फाइल नहीं कर पाते हैं, तो पहले तो समझते हैं फाइल कब तक करना चाहिए। जुलाई है, जुलाई का रिटर्न कब जाता है? अगस्त में। 20 अगस्त लास्ट डेट है, यहाँ तक चले जाना चाहिए। नहीं गया, तो बताओ कब तक भेज सकते हैं? 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट FY तक भेज सकते हैं। मतलब अगर ये चल रहा है हमारा 26 27, नेक्स्ट FY 30 सितंबर तक इसको मुझे भेजना ही पड़ेगा। अगर मैंने नहीं भेजा तो क्या हो जाएगी? अगर मैंने नहीं भेजा तो हो जाएगी दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, नहीं फाइल किया उसके बाद भी, फिर उसके बाद भी नहीं करा, तो आपको आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी को कब क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट FY तक रिवर्स कर देना। अगर तुमने रिवर्स नहीं करा तो यू विल बी लायबल फॉर द इंटरेस्ट एट द रेट 18%, यानी 1 दिसंबर, 30 नवंबर खत्म होते ही उसके अगले दिन से आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 18% पर एनम की। ये कब है? जब सप्लायर फाइल करता है अपना जीएसटीआर, फाइल नहीं करता है अपना जीएसटीआर 3B। अच्छा, एक बात बताओ, अगर अचानक से मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि ये जो मैंने 18,000 रखे हैं ना, इसको रखकर मैंने सही नहीं किया है, क्योंकि अल्टीमेटली देने तो मुझे ही पड़ रहे हैं। तो इस केस में कहना है reclaim the ITC at the time when supplier files the pending GSTR 3B, then ITC can be reclaimed by the recipient। ITC reclaim हो सकती है by the recipient। ITC क्या हो सकती है? reclaim। ठीक है। सप्लायर है, क्या उसको सिर्फ GSTR 3B भरना पड़ता है? द आंसर इज नो। GSTR 1A या फिर IFF भी भरना पड़ता है
सप्लायर को। क्यों? जब तक वो ये नहीं भरेगा तब तक रेसिपेंट की जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, और वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो वो आईटीसी नहीं ले पाएगा। ठीक है, देखो इसमें जीएसटीआर 1 में भी दो तरीके के बिल जाते हैं, एक जाता है B2B और एक जाता है B2C। B2B जो बिल जाता है उसमें हमको इनवॉइस वाइज डाटा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इनवॉइस वाइज डाटा देना पड़ता है। और अगर B2C जाता है तो उस केस में हमें दो चीजें देखनी पड़ती है। अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, आगरा से जयपुर जा रहा है या कहीं और जा रहा है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है और वैल्यू एक्सीड कर रही है, वो वैल्यू क्या है 1 लाख, और क्या कर रही है, वैल्यू एक्सीड कर रही है, देन इनवॉइस वाइज, नहीं तो कंसोलिडेटेड डाल के खत्म करो। मैंने क्या बोला, जीएसटीआर 1 भरेगा B2B B2C दिखाते हुए सप्लायर, जब वो भरेगा तब जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा रेसिपेंट के। जब वो ये भर रहा होगा वो B2B के लिए क्या करेगा, वो इनवॉइसेस जो है वो डाटा वाइज डाल देगा, इनवॉइस के बेसिस पे डाटा डाल देगा। लेकिन अगर B2B नहीं है, B2C है, तो उसको दो चीजें देखनी है। एक तो अगर वो बाहर कर रहा है, इंटर कर रहा है, तो तेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो इनवॉइस वाइज डाल B2C में। लेकिन अगर तू उसमें नहीं कर रहा है तो बिल्कुल तू कंसोलिडेटेड डाल दे। और अगर 1 लाख तक का है आपका इनवॉइस का अमाउंट तो भी आप डाल सकते हो। कैसे? इनवॉइस वाइज, नहीं तो आप कंसोलिडेटेड डालो। आगे बोल रहा है कि रेसिपेंट को भी तो फाइल करना पड़ेगा 3B। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेसिपेंट शुड फाइल 3B। जीएसटीआर 3B में ही तो एक्चुअल पेमेंट होता है आईटीसी सेट ऑफ करके। तो आईटीसी सेट ऑफ करने के लिए तुमको भी तो 3B फाइल करना पड़ेगा रेसिपेंट, है ना? तो तुम्हें भी फाइल करना चाहिए 3B। ठीक है, लास्ट चीज अभी हम पढ़ते हैं कि आईटीसी कुछ केस में चाहे रिफ्लेक्टेड हो 2B में या ना हो, हम आईटीसी ले सकते हैं। कौन से हैं वो 3 केस? अगर हमने आईजीएसटी पेड करा है इंपोर्ट में, जिसका अभी एग्जांपल भी देखा था, या फिर आरसीएम का केस है, या फिर आईटीसी ऑन आईएसडी डॉक्यूमेंट है। आईएसडी डॉक्यूमेंट का सेक्शन इस चैप्टर में दे रखा है 20, जो हम पढ़ेंगे। करते हैं, फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया था, हमने देखा था आखिर इनपुट टैक्स होता क्या है। उसमें सबसे पहले कैपिटल गुड्स जो कैपिटलाइज हो जाते हैं, इनपुट जो कैपिटल के अलावा है, इनपुट सर्विसेज जो यूज हो रही है बिजनेस में। इनपुट्स कौन से हैं? आरसीएम वाला इनपुट ले लो जो सेक्शन 957 में दिया हुआ है। कंपोजिशन का नहीं लेने देंगे, कोई इनपुट्स हैं तो उस पर भी ले सकते हो आप। फिर हमने देखा 1 क्या बोलता है, 16(1) बोलता है कि रेसिपेंट जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए और बिजनेस में यूज करोगे तभी आईटीसी मिलेगा। सेकंड बोलता है 6 कंडीशन है, वो अभी तक हमने पढ़ी भी नहीं है पूरी कंडीशन, जो हो गई है उनको रिवाइज करते हैं। पहला बोलता है कंडीशन कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, उस पर कुछ कुछ चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। वो इंक्लूड हमने देख ली कौन सी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। फिर बोलता है बिल टू, यानी कि रिसीव होने चाहिए गुड्स, जिसमें बिल टू शिप टू देखा, बिल किसी और को, शिप किसी और को। जॉब वर्क देख लिया, डायरेक्ट जॉब वर्क पे हो गया, यही मान लो रेसिपेंट को मिल गया है। इसमें हमने एक और चीज देखी थी, वो थी ओईएम, फैक्ट्री गेट से निकलते ये मान लेना कि रिसीव हो गए हैं गुड्स उसको ही। और लास्ट में लॉट में है तो जब तक लास्ट लॉट नहीं होगा तब तक आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि सप्लायर को भरना पड़ता है जीएसटीआर 3B और 1B। 3B भरेगा और भरते हुए वो भूल गया, नहीं भर पाया, कुछ भी हो गया, नेक्स्ट एफवाई 30 सितंबर तक भर सकता है। तब भी नहीं भरा तो 30 नवंबर तक रिवर्स कर दे। आईटीसी नहीं करता है रिवर्स तो 18% पर एनम के हिसाब से उसको लगेगा इंटरेस्ट, नेक्स्ट डे से ही लग जाएगा ये उसको इंटरेस्ट। ठीक है, 18% का इंटरेस्ट है। ठीक, बेसिकली पर एनम वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा है बस कि फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18%, जब तक भी वो रिवर्स नहीं करेगा तब तक के लिए। ठीक, और 1 भरेगा तब जाके वो 2B में रिफ्लेक्ट होगा। 1 भर सकता है, 1A भर सकता है, एफएफ वो आगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम समझ लेंगे क्या होता है। अगर भरेगा 1 तब जाके 2B में रिफ्लेक्ट होगा रेसिपेंट के। जब वो 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा रेसिपेंट में, तब जाके हम बोलेंगे, तब जाके हम क्या बोलेंगे कि वो क्लेम कर सकता है आईटीसी। यानी रेसिपेंट को भी 3B को भरना पड़ेगा, जब तक वो 3B नहीं भरेगा तब तक कुछ चीजें हो नहीं पाएगी। और एट लास्ट हमने ये देखा था कि 3 ऐसे सिचुएशंस हैं जिस सिचुएशन के केस में अगर तुम ना भी चाह, मतलब अगर तुम्हें 2B में नहीं भी रिफ्लेक्ट कर रहा है तभी आईटीसी ले सकते हो। अगर इंपोर्ट करिए सर्विसेज तब ले सकते हो, आरसीएम के केस में ले सकते हो, और आरसीएम के केस में ले सकते हो, और आईएसडी डॉक्यूमेंट के केस में।
आई होप अब तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा. वील कंटिन्यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. If you like it, please like this lecture, comment, share, subscribe to the channel. Thank you so much, guys. Bye bye till the next time.